हेलो दोस्तों, आरएमसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गेमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। किस तरीके से फीमेल में सेकेंडरी oocyte बनता है और मेल में स्पर्म बनता है और किस तरीके से दोनों मिलकर फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते हैं, ये आज अपन डील करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेट्स दो तरीके के होते हैं, मेल्स और फीमेल दोनों में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस दो तरीके का होगा, फीमेल में भी होगा और मेल में भी होगा। फीमेल में होने वाले गेमेटोजेनेसिस को कहा जाता है oogenesis, oogenesis। और मेल में ही अगर ये प्रोसेस होती है तो मेल में इसको कहा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप समझ गए गेमेटोजेनेसिस दो तरीका रहेगा, फीमेल में हुआ तो oogenesis और मेल में हुआ तो स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में oogenesis लिएगा, ऊ का मतलब ओम, जेनेसिस का मतलब बनना, ऊ का मतलब ओम, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। इधर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो का मतलब स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द ओवम इज oogenesis। ठीक है, अब बात करते हैं oogenesis की। oogenesis में क्या होगा, दोनों सेम चलेंगे। एक जर्म सेल रहेगी, क्या रहेगी, जर्म सेल रहेगी। ये जर्म सेल उगोनिया में परिवर्तित होगी, किसमें, इस जर्म सेल से उगोनिया बनेगा। उगोनिया आगे जाकर बनाएगा प्राइमरी प्राइमरी oocyte। क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte आगे जाएगा और यहां पर लगेगी अरेस्ट फेज। क्या लगेगी, अरेस्ट फेज। अभी इस पे ध्यान दीजिए, समझाऊंगा सारी बात। अरेस्ट फेज के बाद फिर वापस प्राइमरी oocyte आएगा, वापस प्राइमरी oocyte आएगा। फिर ये प्राइमरी oocyte है जो कि सेकेंडरी oocyte में चेंज होगा। अरे किस में चेंज होगा, सेकेंडरी oocyte में चेंज होगा और ये हो गया oogenesis। चलिए बात करते हैं oogenesis के अंदर। अरे भैया, महिला जो है वो माँ के गर्भ में है और उसे गर्भ में हुए सिर्फ कितने दिन हुए हैं, अभी बहुत कम दिन, लगभग 8 वीक। 8 वीक की महिला माँ के गर्भ में है और उसमें जर्म सेल बनना स्टार्ट हो जाती है। इन जर्म सेल में होता है भैया माइटोसिस, माइटोसिस होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा। ठीक, ये जर्म सेल माइटोसिस फर्स्ट करके उगोनिया बना लेगी। महिला जो है वो माँ के गर्भ में एक स्त्री है, अभी माँ के गर्भ में एक स्त्री जो है उसके जर्म सेल बन जाएगी और जर्म सेल जो है वो माइटोसिस करके क्या बना लेगी, उगोनिया बना लेगी। ये उगोनिया आगे आगे माइटोसिस करके, आगे माइटोसिस सेकंड करके क्या बना लेगा, प्राइमरी oocyte बना लेगा। क्या बना लेगा अरे भैया, प्राइमरी oocyte बना लेगा। ठीक है, उगोनिया रहेगा लगभग 20 वीक पर, क्या बन जाएंगे, उगोनिया, जिनकी संख्या लगभग 5 से 7 मिलियन रहेगी। अरे कितनी रहेगी भैया, 5 से 7 मिलियन संख्या होने वाली है। उसके बाद बात करूं मैं प्राइमरी oocyte, तो एट द बर्थ क्या रहेंगे उसमें, प्राइमरी oocyte रहेंगे 9 मंथ पर। अरे 9 मंथ पे क्या रहेंगे, प्राइमरी oocyte रहेंगे, जिनकी संख्या रहेगी लगभग 2 मिलियन। अरे कितनी संख्या रहेगी, 2 मिलियन संख्या रहने वाली है इनकी। ठीक, अब बात करते हैं अरेस्ट फेज की। अरेस्ट फेज क्या होती है, अरे बच्ची जैसे ही पैदा होगी तो वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, कम से कम वो 12 साल की हो जाएगी, या मैं कह दूं कि प्यूबर्टी। अरे प्यूबर्टी पर आएगी, मैं कहूं कि यहाँ पर ये फेज अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये कहां तक स्टॉप होगी, ये एट बर्थ टू प्यूबर्टी। अरे प्यूबर्टी तक बंद हो जाएगी ये, प्यूबर्टी के बाद फिर शुरू होगी वापस। तो आप समझिए कि एक महिला माँ के पेट में थी, उसमें जर्म सेल बनी, क्या बनी, जर्म सेल बनी। जर्म सेल जैसे ही बनी तो 8 वीक के बाद, 8 वीक में इसने माइटोसिस किया। ठीक, माइटोसिस करने के बाद ये उगोनिया में परिवर्तित हो गई। किसमें परिवर्तित हो गई, उगोनिया में। 20 वीक पर उगोनिया की संख्या थी 5 से 7 मिलियन। फिर ये उगोनिया माइटोसिस सेकंड करके ये उगोनिया किसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्राइमरी oocyte में परिवर्तित हो जाएगा। तो अरेस्ट फेज में क्या था कि ये स्टॉप हो जाएगी बर्थ से, और कब स्टार्ट होगी, वापस प्यूबर्टी। फिर प्यूबर्टी में वापस प्राइमरी oocyte आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, प्राइमरी oocyte। पर इनकी संख्या अब सिर्फ, इनकी संख्या अब घट जाएगी, इनकी संख्या रह जाएगी 4 लाख। 4 लाख इसकी संख्या रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें ये जो संख्या है, फिर वापस इस प्राइमरी oocyte में होगा मियोसिस फर्स्ट। अरे क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस सेकंड डिपेंड करेगा, मियोसिस
सेकंड डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन पे। अगर यहाँ पर स्पर्म आता है, क्या आता है, स्पर्म आता है, तो ये आगे ओवम में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओवम में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब शुरू से समझिए, ध्यान से समझिए कि oogenesis क्या होता है कि जर्म सेल होती है 8 वीक पर, जब माँ के गर्भ में ही है बालिका, तब 8 वीक पर जर्म सेल होती है, वो माइटोसिस फर्स्ट करके उगोनिया बनाएगी। 20 वीक पर उगोनिया की संख्या 5 से 7 मिलियन रहेगी, जो इस पूरी स्टेज की सबसे ज्यादा संख्याओं में मानी जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा कौन सी संख्या रहेगी oogenesis में, उगोनिया। उसके बाद फिर माइटोसिस सेकंड होगा, ये प्राइमरी oocyte बनाएगी, और प्राइमरी oocyte कितने रहेंगे, 8 बर्थ पर 2 मिलियन रहेंगे, लगभग 2 मिलियन रहेंगे। फिर क्या होगा, अरेस्ट फेज लग जाएगी, मतलब ये काम यहां तक स्टॉप कर दिया जाएगा। कब तक रोका जाएगा ये, जब तक कि वो जवान नहीं हो जाती, जब तक कि वो जवान नहीं हो जाती, उसकी प्यूबर्टी नहीं आ जाती। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी वापस प्राइमरी oocyte अपना जलवा दिखाएंगे, लेकिन इनकी संख्या 2 मिलियन से सिर्फ 4 लाख रह चुकी होगी। अरे 2 मिलियन से सिर्फ कितनी रह चुकी होगी, 4 लाख। 20 लाख से कितने रह गए, ये सिर्फ 4 लाख रह जाएंगे। और फिर इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट के तहत ये सेकेंडरी oocyte बनेंगे, और सेकेंडरी oocyte जो है हर महीने बनेगा, ये सेकेंडरी oocyte हर महीने बनेगा। तो सेकेंडरी oocyte जो है अगर स्पर्म आता है तो फिर मियोसिस सेकंड के तहत ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये oogenesis हुआ संपन्न। बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये बिल्कुल टुच्चा सा इसके सामने, मतलब बच्चा ही है इसका, है ना, इसमें कतई ज्यादा जोल की जरूरत नहीं है, अरे पर इस पेज इसमें नहीं लगने वाली। चलिए बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें भी जर्म सेल होती है, कौन सी सेल होती है, जर्म सेल होती है। ये जर्म सेल वही मियोसिस करके, सॉरी माइटोसिस करके और जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। क्या बनाएगी, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। और ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चलकर प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। और ये आगे चलकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा स्पर्म, जिसको साइंस की भाषा में स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। स्पर्मेटोमेटिड या स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। जर्म सेल ये माइटोसिस करेगी, माइटोसिस फर्स्ट, फिर स्पर्मेटोगोनिया बना देगी। ये स्पर्मेटोगोनिया वापस माइटोसिस सेकंड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा। फिर इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट के तहत ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में वापस मियोसिस सेकंड होगा, और फिर बन जाएगा स्पर्म। मियोसिस माइटोसिस का मतलब होता है कि 2n, मतलब जितने गुणसूत्र थे उनसे डबल गुणसूत्र बनेंगे। अब 46 गुणसूत्र के 46 गुणसूत्र रहेंगे, मतलब ठीक। यहां भी क्या होगा, 2n होगा, द्विगुणित हो जाएगी सेल्स। यहां पर क्या होगा, n रहेगा, n, और यहां भी क्या रहेगा, n रहेगा। मतलब जितनी संख्या है सेम एज वैसी ही संख्या बनेगी, और यहां पर वो संख्या आधी हो जाएगी। मियोसिस फर्स्ट जो है वो माइटोसिस की तरह होता है। यहां पर प्राइमरी oocyte की जो सेल थी वो सेल 2 में विभाजित हो जाएगी, है ना। उसके बाद क्या होगा कि मियोसिस सेकंड जब होगा तो उसके गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। मतलब आपके शरीर के अंदर गेमेटोजेनेसिस का सीधा उद्देश्य है कि 46 गुणसूत्र को 23 और 23 में कन्वर्ट कर देना। मेल के भी 23 और फीमेल के भी 23, ये जब वापस मिलेंगे तो वापस 46 बन जाएंगे। फिर जो बच्चा होगा उसमें जब गेमेटोजेनेसिस होगा फिर उसमें 23, और उसकी जिससे शादी होगी उसमें भी 46 रहेंगे। फिर उसमें से ये जैसे मान लो मेल था, इसकी शादी हुई, इनके माध्यम से एक मेल पैदा हुआ जिसमें 46 गुणसूत्र है, इसकी शादी हुई तो इसमें जब गेमेटोजेनेसिस होगा तो कितने रहेंगे, 23 रहेंगे। फिर फीमेल हुई, फीमेल जो है फीमेल में भी 23 रहेंगे। इन दोनों का जो बच्चा होगा उसमें 46 रहेंगे। अगर अपन 46 के 46 ही मिलाते तो दानवाकार शरीर हो जाता, या ऐसे धीरे धीरे ऐसी जनरेशन पैदा होने लग जाती जिसे हम पहचान भी नहीं पाते, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं रहता। तो ये 46 के 46 ही सब में है, और ये किस वजह से है, गेमेटोजेनेसिस की वजह से। तो मानव शरीर की कोशिकाएं जो गेमेट्स होती है उनमें क्या होता है, मियोसिस होता है, बाकी सारी जगहों पर क्या होता है, माइटोसिस होता है। सेम टू सेम गुणसूत्र, अरे सेल पे जब लग जाएगी ना आपके हाथ पे तो वैसी ही सेल्स आएगी, लेकिन यहाँ क्या होता है, आधे गुणसूत्र हो जाते हैं, अरे आधे गुणसूत्र हो जाते हैं। आगे समझ में बात, ठीक है। अब बात करेंगे अपन फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन की बात करने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन के साथ साथ मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगा। ओवम और ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte, सॉरी। ओवम तो तब बनेगा जब फर्टिलाइज हो जाएगा। अरे अंडा किसे कहते हैं, जब मुर्गा और मुर्गी में निषेचन होगा ना, मुर्गा और मुर्गी दोनों के जो गेमेट जो रहेंगे गेमेट्स, उनमें जब निषेचन होगा तब जाकर ओवम बनेगा, अंडा बनेगा। तो ओवम कब होता है, जब दोनों मिलेंगे ना तब ओवम बनेगा। वहां तक उसको क्या नहीं कहेंगे अपन, अरे ओवम नहीं कहेंगे उसको वहां तक, ठीक है। चलिए अब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे अपन। फर्टिलाइजेशन के पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, और उसी स्ट्रक्चर के माध्यम से तुरंत
वहीं आपको फर्टिलाइजेशन भी समझा दिया जाएगा। वहीं आपको क्या समझा दिया जाएगा? फर्टिलाइजेशन भी समझा दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अपन फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करेंगे अपन? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ओवम और स्पर्म दोनों मिलेंगे। अब ओवम नहीं, सॉरी, सेकेंडरी ओसाइट है ना। बात करते हैं भैया, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं अपन सेकेंडरी ओसाइट की स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, सेकेंडरी ओसाइट कैसा दिखता है? चलिए, सबसे पहले एक लेयर होती है जिसमें इस तरीके से एक द्रव भरा होता है। ठीक, उसके बाद इसके ऊपर फिर एक दूसरी लेयर होती है। ठीक, और फिर इसके ऊपर एक तीसरी लेयर होती है, और फिर इसके ऊपर एक इस तरीके की लेयर पाई जाती है। ये जो सबसे बाहर की लेयर है इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। अरे ये जो सबसे बाहर की लेयर है इसका नाम है कोरोना रेडिएटा, है ना। सेकेंडरी ओसाइट की स्ट्रक्चर है ये। इसके अंदर की जो लेयर है इसका नाम है जोना पेलिडा। इसके अंदर की जो लेयर है उसका नाम है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन या लेयर, व्हाइट लाइन लेयर या मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर भरा हुआ है इसका नाम है ऊप्लाज्म। अरे इसका क्या नाम है? ऊप्लाज्म नाम है इसका, ऊप्लाज्म नाम है इसका, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन या लेयर नाम है। ये जो बाहर कवरिंग है इसका जोना पेलिसिडा नाम है, और जो ये अंदर है इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। ओके, अपन बात कर रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट की स्ट्रक्चर की। अब ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब बात करते हैं भैया स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर अभी यही होल्ड पे रखिए आप। इसमें सिर्फ इतना सा याद रखिए कि ऊप्लाज्म को 3 लेयर्स कवर करके रख रही है। कितनी लेयर कवर करके रख रही है? 3 लेयर। सबसे ऊपर की जो लेयर रहेगी उसका नाम व्हाइट लाइन रहेगा, ये जोना पेलिसिडा रहेगी, और तीसरी कोरोना रेडिएटा रहेगी। अच्छा, इस स्पेस का नाम भी जान लीजिए आप। ये जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के आसपास का स्पेस है ना, इसका नाम है पेरीवाइटलस स्पेस। अरे क्या नाम है? पेरीवाइटलस स्पेस। अरे इस स्पेस का नाम क्या है रे? पेरीवाइटलस स्पेस है। और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड का नाम है व्हाइट लाइन वाइटलस है। सिर्फ वाइटलस या व्हाइट लाइन फ्लूइड भी उसे कह देते हैं, उस फ्लूइड का नाम वाइटलस है। अब बात करते हैं यहां पर, इधर अपन देखते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर में देखिए आप, ये इस तरीके से हैं स्पर्म भाई साहब देखने को मिलते हैं। थोड़ी इज्जत कर लेते हैं इसकी भी, जब इसकी इज्जत की है तो। चलिए, इस तरीके से हैं स्पर्म भाई देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। ये जो पीछे आपको दिख रही है इसको टेल कहा जाता है स्पर्म की। ये जो दिख रही है इसको बॉडी कहा जाता है स्पर्म की। और ये आगे जो दिख रहा है इसको हेड कहा जाता है। ठीक, और इस हेड पर लगी होती है एक टोपी। अरे क्या लगी होती है? टोपी। इसको कहा जाता है केप। पर केप का एक स्पेशल नाम है एक्रोसोमल केप। एक्रोसोमल केप होती है, और इस एक्रोसोमल केप में भरा होता है एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम होता है हाई एल यूरिनिडेज एंजाइम। हाई एल यूरिनिडेज एंजाइम इसमें भरा हुआ होता है। ठीक, ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब बॉडी जो होती है ना, इसके पास चेन्स पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की 9। तो ये है चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और एक जो चेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें लगभग 81 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कितने होते हैं? 81 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। 81 माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई साहब एक चेन ऐसी कितनी चेन पाई जाती है? और 9 चेन पाई जाती है। ये चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ऐसी कितनी चेन पाई जाएगी? 9 चेन पाई जाएगी। और 9 चेन इंटू एक चेन में कितने? 81 माइटोकॉन्ड्रिया। तो लगभग 720 माइटोकॉन्ड्रिया, लगभग, कंफर्म नहीं, लगभग 720 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं एक स्पर्म पे। ये है स्पर्म का हेड। आगे का सबसे बड़ा जो पार्ट है ये है स्पर्म का हेड। इसके बाद ये है बॉडी, ये है इसकी टेल। टेल जो है ये मोटाइल होती है, मतलब इसमें गति होती है, मूवमेंट होते हैं। और यही क्या करवाती है? मूव करवाती है किसको? स्पर्म को। अरे स्पर्म आगे चलता है तो उसके पैर थोड़ी है, उसे कौन ले जाएगी? ये टेल ले जाएगी। और टेल के आगे क्या है? बॉडी है। बॉडी में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं चेन की फॉर्म में। और कितनी फॉर्म होती है? टोटल 9 फॉर्म होती है। एक फॉर्म जो होती है
सॉरी एक जो चेन होती है उस चेन में कितना होता है, 81 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो टोटल 9 चेन में कितने हो जाएंगे, लगभग 720 माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे। आगे बात करें तो हेड होता है, हेड पे एक केप होती है, उसका नाम होता है एक्रोसोमल केप। क्या नाम होता है, एक्रोसोमल केप नाम होता है। और उस एक्रोसोमल केप में भरा हुआ होता है भाई साहब एक एंजाइम जिसका नाम है हाई एल यूरिनिडेज एंजाइम। चलिए बात करते हैं अब भाई साहब निषेचन की। अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, जिसके लिए अपन इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे इसी के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन का सीधा सा संबंध है स्पर्म प्लस सेकेंडरी oocyte मिलेगा और मिलकर जाइगोट बनाएगा, और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो यहां पर भाई साहब देखो देखो जो oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte, ये एम्पुला में प्रेजेंट होता है मेनली। जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, इस तरीके से जो फेलोपियन ट्यूब है, चलिए यहां बना ही देता हूं इसको मैं, इस तरीके से है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके एम्पुला पर प्रेजेंट होता है। ये भाग जो है ना एम्पुला, ये सबसे चौड़ा भाग होता है इसका। तो एम्पुला पे क्या रहती है, ये सेकेंडरी oocyte भाई साहब यहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ स्पर्म छोड़े, यहाँ स्पर्म छोड़े, यहाँ पर छोड़े थे मिलियंस ऑफ स्पर्म, कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म। यहाँ पर म्यूकस भाई साहब थे, कुछ तो म्यूकस में उलझ कर पड़ गए, यार म्यूकस चिपचिपा पदार्थ। यहाँ पर म्यूकस भाई साहब थे, कुछ तो ये मर गए। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये मिलियन सिर्फ कितने रह गए, और हजारों में रह गए। कितने रह गए, हजारों में, मतलब सिर्फ थाउजेंड्स में रह गए, थाउजेंड्स में रह गए। अब फिर आगे चले, ये आगे चले तो इनकी जांच हुई, क्या हुई, जांच हुई, उसे कहते हैं डीकेपिसिटेशन। क्या कहते हैं, डीकेपिसिटेशन। डीकेपिसिटेशन हुआ तो ये फिर आगे गए, डीकेपिसिटेशन हुआ ना तो इनकी जांच हुई ना, तो सिर्फ 300 से 500 ही उसको पास कर पाए जांच को या टेस्ट को, और ये 300 से 500 पहुंच गए इसके पास। क्या कहा मैंने कि यहां मिलियंस छोड़े थे, यहाँ मिलियंस छोड़े गए थे, है ना, मेहनत के बाद क्या छोड़े गए थे, मिलियंस स्पर्म छोड़े गए थे। वो म्यूकस में उलझ कर रह गए और सिर्फ कुछ हजारों में ऊपर जा पाए। फिर इनकी क्या हुई, जांच हुई यहाँ पर, जिसे डीकेपिसिटेशन कहा अपन ने। उसके तहत जांच में किसी के तो पांव टूट गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी के माथा फूट गया, मतलब बिल्कुल स्वस्थ कितने रह गए, लगभग 300 से 500। और ये कहाँ पहुंचे, अब ये पहुंच गए इसके आसपास। अब ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए आप। चलिए तो ये पहुंच गया, ये पहुंच गया, ये पहुंच गया, लगभग 300 से 500 पहुंच गए। ये सभी अपनी एक्रोसोमल केप को खोल देंगे। सभी ने अपने टोपे खोल दिए, सभी ने अपनी टोपी खोल दी, सॉरी। तो भाई साहब एक्रोसोमल केप खोल दी गई। एक्रोसोमल केप खोलते ही हाई एल्यूनिडेज एंजाइम वहां से निकलेगा। और क्या निकलेगा, हाई एल्यूनिडेज एंजाइम। जो बड़ी प्रक्रिया हुई थी ना, वही छोटी प्रक्रिया वापस हो रही है, ठीक। तो यहां से हाई एल्यूनिडेज एंजाइम निकलेगा। ये हाई एल्यूनिडेज एंजाइम जो है ये कोरोना रेडिएटा को डिस्ट्रॉय कर देगा। अरे किसको डिस्ट्रॉय कर देगा, कोरोना रेडिएटा को डिस्ट्रॉय कर देगा। कोरोना रेडिएटा को पार करते हुए ये पहुंच जाएंगे अंदर। अरे कहां पहुंच जाएंगे, अंदर पहुंच जाएंगे भैया। अब ये जो होती है जोना पेल्विसिडा, ये होती है भैया सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। अरे कौन सी होती है, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये सिर्फ वन स्पर्म को ही क्या देती है, एंट्री देती है। अरे यही तो है ट्विस्ट भैया, इतने सारे आए थे, सारों को दिल दे बैठेगा तो किसी का भी नहीं रहेगा, है ना, टुकड़े हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक ही स्पर्म को एंट्री देगी। जैसे ही जोना पेलिसिडा के पास ये सारे आएंगे तो ये सिर्फ एक स्पर्म को एंट्री देगी, और एक स्पर्म जाकर उपलाज्म से मिल जाएगा। और स्पर्म जैसे ही उपलाज्म से मिला वैसे ही क्या हो गया, अरे भैया फर्टिलाइजेशन हो गया। बोलिए जाइगोट महाराज की जय। ये जाइगोट भगवान बन गए, यहाँ पर महाराज बन गए जाइगोट। ये आ गए भाई साहब इस तरीके से। पूरी प्रोसेस समझ में आई। ये इसकी स्ट्रक्चर, ये इसकी स्ट्रक्चर। यहां छोड़े गए मिलियंस में, अंदर पहुंचे थाउजेंड्स में, फिर वहां रहे सिर्फ हंड्रेड्स में। 300 से 500, 300 से 500 इसके आसपास इकट्ठे हो गए। इकट्ठे 300 से 500 हो गए तो इन्होंने एक्रोसोमल रिएक्शन की। एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब ये एक्रोसोमल केप फोड़ दी। उसके बाद हाई एल्यूनिडेज एंजाइम से निकला और इन्होंने इसको कोरोना रेडिएटा को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसे पार करते हुए जोना पेलिसिडा के पास बैठ गए। लेकिन जोना पेलिसिडा लोएले ये सिर्फ एक को ही दिल देगी और इसने सिर्फ एक को अंदर भेज दिया। कभी कभी अगर दो अंदर चल जाएंगे तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी बाई चांस, ठीक है। लेकिन ये सेलेक्टिव परमेबल होती है, इसने एक को भेजा और एक को भेजकर जैसे ही एक उपलाज्म से मिलेगा तो ये जो ऐसी स्ट्रक्चर थी उपलाज्म की, अब उसमें दो दो दिखेंगे ये, और ये एक सेल बन गई। ये क्या बन गई, एक प्रॉपर सेल बन गई भैया। और ये होती है लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अरे सेकेंडरी oocyte नहीं होता, लार्जेस्ट सेल क्या होगी, जब स्पर्म और ओवम दोनों मिल जाएंगे तो जो ओवम बनेगा वो रहेगी
लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। और अगर पूछ ले कि मेल में कौन सी होती है लार्जेस्ट सेल, तो दिक्कत आ जाएगी ना, मेल्स में तो ओवम होता ही नहीं है। तो मेल्स में कौन सी होती है अगर ये पूछ लिया जाए तो मेल्स में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है नर्व सेल या न्यूरॉन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ते हैं अगले लेक्चर में, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।